हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे। और आज अपन लेके आए हैं विलियन का भाग 2। ठीक है, इससे पहले अपन ने विलियन का भाग 1 देखा था, जिसके अंदर अपन ने विलियन क्या है और सांद्रता कुछ पद पढ़े थे, और साथ ही साथ अपन ने 4 अणुसंख्यक गुणधर्म भी पढ़े थे। ठीक है, जिसके अंदर से अपने पास वाष्प दाब में अवनमन था। ठीक है, अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन था। और दूसरे नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरे पे पढ़ा था हेमांक का अवनमन। और चौथे नंबर पर प्रासरण दाब पढ़ा था। ठीक है, और आज बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि वान टॉफ कारक हो गया। ठीक है, आदर्श अनादर्श विलयन हो गए, और साथ ही साथ अपने पढ़ेंगे विल्यता, यानी हेनरी का नियम वगैरह उसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये 3 जो टॉपिक बचे हैं वो आज अब कवर होंगे, और असाइनमेंट भी आज है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात है? तो आप जाके पहले ये लेक्चर देखो, ठीक है, पहले, और बाद में नोट्स पढ़ो, और बाद में आप जाके क्या करोगे, असाइनमेंट मिलोगे, जिससे आपका विलियन जो टॉपिक रहेगा वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप कीजिए। ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने में, मेन कहने की बात ये है। तो अब अपन शुरू करते हैं आगे का लेक्चर, और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे पहले अपन ने ठोस अवस्था, और अभी ये विलियन चल रहा है। ठीक है, और इनके आपको लिंक भी मिल जाएंगे वीडियो के, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्या, वान टॉफ कारक। ठीक है, वान टॉफ कारक, जिसको स्मॉल आई से दर्शाया जाता है। देखो, अपन ने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर अपन ने क्या पढ़े थे, 4 अणुसंख्यक गुण पढ़े थे। ठीक है, अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं, जो विलय के कणों पे निर्भर करते हैं पर प्रकृति पे नहीं करते। कौन कौन से थे? सबसे पहला अपन ने पढ़ा था अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने, समझ में आ गई। जिसका अपन ने सूत्र भी पढ़ा था, क्या था, XB, यानी कि विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या था, P नोड A माइनस PA बटा क्या था, P नोड A। समझ में आ गई ना बात? भाई P नोड A क्या होता है, शुद्ध A का, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माइनस क्या हो जाएगा, PA, यानी कि अवाष्पशील विलय मिलाने पे कितना वाष्प दाब रहेगा वो हो गया, और बटे में P नोड A। 2 नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, भाई अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन पहला था। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में जो उन्नयन है वो भी अपन ने पढ़ा था। इसका एक अपन ने सूत्र तो ये देखा था कि TB बराबर क्या होता है, सॉरी डेल्टा TB अपने पास क्या होता है, TB माइनस T नोड B। यहाँ डेल्टा TB क्या होता है कि अवाष्पशील विलय जब अपने वाष्पशील विलायक में डाल देते हैं तो क्वथनांक में कितना बढ़ाव आता है। ठीक है, डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में कितना बढ़ाव आएगा वो होता है। TB अपने पास क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं किसी ये TB आप ऐसे मान सकते हो, TB का मतलब हो गया कि विलयन का क्वथनांक हो गया। ठीक है, और T नोट B का क्या मतलब हो गया, अपने पास शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया। और एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। ठीक है, यानी मोलल था। और 3 नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था, हेमांक में अवनमन। ठीक है, जिसका सूत्र अपने पास क्या था, डेल्टा TF बराबर T नोड F माइनस TF था। और एक सूत्र अपन ने पढ़ा था क्या, डेल्टा TF बराबर KF गुणा M। और चौथे नंबर पे अपन ने पढ़ा था प्रासरण दाब। तो पहले ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, तो पहले वो देख के हो, बाद में ये देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसको अपन पाई से दर्शाते हैं, बराबर MRT, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कुछ नई बात करते हैं, पहले ये सारे कुछ अपन बता चुके हैं, अब अपन कुछ नए चीज़ पढ़ेंगे। देखो, ये जो ऊपर वाले जितने भी चारों फॉर्मूले, ठीक है, जो भी अभी आपने ये 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं अपने पास दुर्बल वैद्युत अपघटयों के लिए होते हैं। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघटय क्या होता है, जहाँ पे अल्फा का मान क्या होता है, अपने पास 0 होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि वे पदार्थ जो पानी में डालने पे या विलयन में डालने पे अपने आयनों के अंदर या फिर बिल्कुल भी ना टूटे। समझ में आ गया ना मेरी बात? ऐसे
पदार्थ जो पानी के अंदर या विलयन में डालने पे ना टूटे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें डालते क्या हो गया वो अपने आयनों के अंदर या फिर जिससे वो बना था वही टूट जाए, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपन ने पढ़ा था यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, जैसे कि सुक्रोज, तो इनमें क्या होता है अपने पास, इनको आप विलयन में डालने पे ये टूटते नहीं है। तो केवल आप ये चारों फॉर्मूले क्या कर सकते हो, इन्हीं ऐसे जो अपने पास है विलय होंगे उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अगर इसी जगह मैंने क्या कर दिए, परबल वैद्युत अपघटय डाल दिया, ठीक है, परबल वैद्युत अपघटय डाल दिया, यानी अल्फा का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है उसका। जैसे कि अपने पास क्या हो गया, NaCl है। अब NaCl आपको पता है पानी में डालने पे क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। MgCl2 हो गया, जैसे आयनिक पदार्थ होते हैं ना उनकी आप बात कर सकते हो। Mg+2 हो गया, 2 Cl- में टूट जाएगा। जैसे AlCl3 हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, Al+3 और 3 Cl- में टूट जाएगा। तो ये क्या होते हैं अपने पास है, प्रबल वैद्युत अपघटय होते हैं। और प्रबल वैद्युत अपघटय को आप क्या करोगे, जैसे पानी में डालोगे या फिर किसी भी वैद्युत अपघटय में ये आप विलयन में डालोगे तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगर आयनों में टूट गए तो ये सारे के सारे फॉर्मूले फिर फेल हो जाएंगे। ये फॉर्मूले तभी लगाना जब विलय ना टूटे, आयनित ना हो, वियोजित ना हो, समझ में आ गई ना, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आप फॉर्मूले लगा सकते हो। परंतु अगर प्रबल वैद्युत अपघटय आ गए जो कि टूटने वाले होंगे तब आप ये नहीं लगा सकते, समझ में आ गई ना, तब आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते, तब ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे आपके पास। तो फिर अपन ने देखा कि भाई जो गणना किया हुआ मान है वो प्रायोगिक मान के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे आप क्या करते हो, अगर प्रबल वैद्युत अपघटय यानी NaCl, MgCl2, AlCl3 ऐसे अगर आपके पास क्या है विलय है तो ये फिर फॉर्मूले आप नहीं लगा सकते। यानी कि अगर आपने ये फॉर्मूले लगा के आपने हल निकाला, जिसको आप क्या बोलते हो, गणना किया हुआ मान हो गया या फिर गणना मान हो गया, ठीक है, जो आपने कैलकुलेशन की, गणना करके जो आपने ये उत्तर निकाले वो प्रायोगिक मान के बराबर नहीं आते, ठीक है, वो क्या होंगे, प्रायोगिक मान के बराबर नहीं होंगे। तो प्रायोगिक मान के बराबर नहीं होंगे इसका मतलब फॉर्मूले खराब हो गए अपने पास सारे। ये समझ में आ रहा है ना, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये तो टूटते नहीं है, नहीं टूटते तो अपने पास क्या होता है, गणना किया हुआ मान और प्रायोगिक मान बराबर आते हैं। अब प्रायोगिक मान तो आपको पता है कि भाई मशीनों वगैरह से निकलेगा, ठीक है, और गणना किया हुआ मान इन फॉर्मूलों वाला मान हो गया, तो दोनों मान बराबर नहीं आएंगे। कब, जब आपके पास प्रबल वैद्युत अपघटय हो और ये क्या हो जाए अपने आयनों के अंदर या फिर टूट जाए, ठीक है। तो इसी समस्या का हल करने के लिए बाद में अपने पास कौन आए थे, वान टॉफ आए थे, और उन्होंने अपना क्या किया, यहाँ पे अपना एक नियम दिया, ठीक है, और निकाला वान टॉफ कारक। तो वान टॉफ कारक समझ में आ गया ना। पहली बात तो ये वान टॉफ कारक आया क्यों, तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई इस वजह से आया, ये समझ में आ गई बात, ये तो ये चीज़ हो गई। तो वान टॉफ कारक आया है जब क्या होता है, विलय टूट जाता है तब आता है। तो आई का मान क्या होता है देखो, तो ये अपने पास क्या होता है, वियोजन या संगुणन के पश्चात विलय के मोलों की संख्या बट्टा अपने पास क्या होता है, वियोजन या संगुणन के पूर्व विलय के मोलों की संख्या। तो ये होता है आई, यानी वान टॉफ कारक का सूत्र होता है। समझ में आ गई ना बात, ये आई का मान है ये कि वियोजन या संगुणन के पश्चात, यानी वियोजन और संगुणन होने के बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। तो जब वियोजन या संगुणन हो जाए उसके बाद विलय के कितने मोल है, बटा क्या हो जाएगा, वियोजन और संगुणन के पूर्व यानी पहले कितने थे, ठीक है, बाद में कितने मोल थे बटा पहले कितने मोल है, ठीक है। अब एक एक चीज़ का मीनिंग समझना। मेरी एक बात बताओ, हमने ये पढ़े थे क्या, अणुसंख्यक गुणधर्म, जो कि किस पे निर्भर करता है, विलय कणों की संख्या पे। अब यहाँ विलय कणों की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ विलय कणों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो जाहिर सी बात है कि अणुसंख्यक गुणधर्म का मान चेंज होगा, ठीक है। अब अपन ने सही करने का एक तरीका बताया है, ठीक है, कि सही कैसे होगा। भाई गणना किया हुआ मान इसके बराबर नहीं आ रहे प्रायोगिक मान के, तो फिर अपन क्या करें, तो अपन ने कहा कि वान टॉफ कारक नाम का एक यहाँ पे चीज़ लगाएंगे। अब ये चीज़ लगाएंगे तो सही, पर ये आई होता क्या है, वियोजन का मतलब तो हो गया टूटना,
जैसे ये टूट रहा है। और सहगुणन का मतलब होता है जुड़ जाना, जरूरी थोड़ी है टूट जाए चीज़, अगर जुड़ भी गई तो भी मोलों की संख्या तो आपकी आधी हो ही जाएगी, या फिर मोलों की संख्या जो विलय की होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे मान चेंज होंगे। तो वियोजन का मतलब तो हो गया टूटना, सहगुणन का मतलब हो गया जुड़ना। ठीक है, और पश्चात मैंने इस यहाँ पे लगाया कि भाई टूटने या जुड़ने के बाद कितने मोलों की संख्या बची है विलय की, वो ऊपर रहेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, वियोजन या सहगुणन के पूर्व कितने अपने पास मोलों की संख्या थी। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्या, वियोजन यानी टूटने वाला केस पहले देखेंगे। ठीक है, अब ये मैंने जो अल्फा लिखा था ना, अब इसका मतलब समझ लो पहले। अल्फा का मतलब होता है कि एक मोल, ठीक है, एक मोल विलय में से कितने मोल कितने मोल वियोजित या सहगुणित हो गए। ठीक है, अल्फा क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है कि एक मोल विलय में से कितने मोल वियोजित या सहगुणित हुए। समझ में आ गया ना भाई, एक मोल लिया, उस एक मोल में से कितने विलय के मोल वहां से क्या हुए, वियोजित हुए। ठीक है, या फिर सहगुणित हुए, यानी कितने टूटे या फिर कितने जुड़े। ठीक है, वो एक मोल में से बात होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब वियोजन में मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, जिसमें अल्फा का मान आपके पास क्या होता है, 1। देखो अल्फा का मान जब 0 होगा, इसका मतलब तो है कि अपने पास क्या हो गया, टूटेगा ही नहीं। अल्फा का मान 0 का क्या मतलब होगा, अल्फा का मान 0 का मतलब है कि एक मोल में से 0 मोल क्या हो गए, सहगुणित हो गए या फिर वियोजित हो गए। इसका मतलब एक मोल में से अपने पास कुछ भी नहीं टूटा। अल्फा का मान 0 का मतलब ये होता है। और अल्फा का मान अधिकतम 1 होता है, 100%। ठीक है, यहाँ 1 लिखने का क्या मतलब है कि 100% अपने पास क्या होगा, या तो वो विलय टूटेगा या तो फिर जुड़ेगा। ठीक है, 100%। और अल्फा का मान मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो अब सुनो, जैसे मान लो मैंने ले लिया NaCl और मैंने कह दिया NaCl पूर्णतया टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, यानी अल्फा का मान 1 है। समझ में आ गई। तो यहाँ पे 1 है, तो मान लो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब I का मान लिखूँ मैं अगर, तो वियोजन या सहगुणन के पश्चात कितने अपने पास मोल है, 1 और 2 है। और टूटने से पहले कितना था, 1 था, तो I का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे I का मान निकालते हैं। समझ में आ गई बात होगी। अब सुनो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मान लो MgCl2 है, तो MgCl2 क्या होगा, Mg प्लस 2 और 2 Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो टूटने के बाद कितने मोल है, 1 Mg का और 2 Cl के। भाई 2 तो इसलिए लगे ना, बैलेंस करना पड़ेगा ना अपन को। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए, 3। और बटे में यहाँ पे कितने हैं, 1। तो I का मान कितना आ गया, 3 आ गया। मान लो मैंने ले लिया AlBr3, तो जब ये टूटेगा तो क्या होगा, Al प्लस 3 और 3 Br माइनस, तो कितना हो गया अपने पास, आप बताओ। यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं, 4। तो I का मान क्या हो जाएगा अपने पास, 4 बटे कितना हो जाएगा, 1, यानी I का मान कितना हो गया, 4। टूटने के बाद 4 मोल और टूटने से पहले 1 मोल, तो ये हो गया I। अब मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बोल दूँ, तो मान लो जैसे K4FeCN6, ठीक है, एक उपसहसंयोजक यौगिक है। इसमें ये क्या होता है, ये आयनित होगा अपने पास किसमें, 4K प्लस में, और FeCN6 की घात -4। तो यहाँ पे देखो 4 इसके मोल, 1 इसके मोल, तो 5 हो गए ना। टूटने के बाद 5, और पहले कितना था, 1 था। तो I का मान कितना आ गया, 5 आ गया। बस ऐसे I का मान निकालना है। समझ में आ गई ना बात। ये मैंने क्या कहा, 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये तभी लगाओ जब दुर्बल वैद्युतप घटे हो, यानी कि यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज जो कि टूटते नहीं है। अगर कोई टूटता है, जैसे प्रबल वैद्युतप घटे हो गए, जिसका क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी क्या होता है अपने पास यौगिक टूट जाता है, तो टूटने के बाद क्या होगा, अपने पास विलय के मोलों की संख्या बढ़ेगी। और अगर विलय के मोलों की संख्या बढ़ी या घटी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे मान है यहाँ पे आपके प्रायोगिक मान है और गणना किया हुआ मान दोनों बराबर नहीं आएंगे। गणना किया हुआ मान का मतलब तो हो गया जो फॉर्मूलों से निकाल रहे हो, प्रायोगिक मान वो हो गया जो मशीनों से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। अब बराबर नहीं आए, इसका मतलब क्या हो गया, गड़बड़ी हो गई, अपन को बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अपन ने कहा कि वांट ऑफ कारक निकाल लो। वांट ऑफ कारक होता है I, जिसमें क्या होता है, टूटने से पहले या जुड़ने से बाद, मतलब टूटने के बाद और जुड़ने के बाद अपने पास कितने मोलों की संख्या बची है विलय की, वो ऊपर आ जाएगा। और बटे में अपने पास क्या हो जाएगा, टूटने या जुड़ने से पहले कितने मोल थे। जैसे कि NaCl मैंने मान लो कह दिया कि 100% टूटेगा। ठीक है, मान लो NaCl का 1 मोल लिया, 1 का 1 पूरा मोल टूट गया, यानी कि इसमें क्या होगा, NaCl 1 मोल का मतलब समझते हो ना,
6.022 इंटू 10⁻23 NaCl के अणु होंगे, सारे के सारे टूट जाएंगे। तो NaCl अपने पास Na+ और Cl- में टूटा। अब यहाँ देखो टूटने के बाद 2 मोल है ना, एक ये और एक ये, तो 2, और टूटने से पहले NaCl 1 था तो 2/1, तो I का मान 2 आ गया। जैसे MgCl2 के अंदर क्या था, टूटने के बाद 2 और 1 3 हो गए थे, और MgCl2 अपने पास 1 है तो 3/1, I का मान 3 हो गया। तो ऐसे I का मान निकालते हैं। ये तो तब की बात है जब 100% टूट जाए। अब बात आती है कि 100% ना टूटे, मान लो कुछ, मान लो ये है कि 10%, 15%, 5% ऐसे टूटे तो क्या होगा, तो उसका भी अपन केस डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट केस के बारे में बात करेंगे, जब अल्फा का मान पूर्णतया 1 ना हो। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं केस नंबर 2 पे, जिस पे अपन बात करेंगे जिसमें अल्फा का मान 1 ना हो, यानी कि अल्फा का मान क्या होगा, 100% के बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पूर्णतया ना टूटे। वो तो पूर्णतया टूट रहे थे और ये पूर्णतया नहीं टूटेंगे, तो कैसे होगा मान। देखो जैसे मान लो मैंने ले लिया NaCl मान लो टूट रहा है किस में, Na+ और Cl- में, और मैंने कह दिया ये पूर्णतया नहीं टूट रहा। अब पूर्णतया नहीं टूटेगा तो यहाँ पे अपने पास साम्य अवस्था का चिन्ह आएगा। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ है। तो पहले क्या होगा, NaCl थोड़ा 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 टूटेगा। ठीक है, और बाद में अपने पास एक समय आ जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये दोनों की सांद्रता बराबर आपको दिखने लगेगी, साम्य अवस्था आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा पूर्णतया नहीं टूट रहा, तो शुरुआत में क्या होगा, प्रारंभ में आपके पास क्या दिखेगा बताओ। प्रारंभ में आपके पास ये दिखेगा कि इसके 1 मोल होगा और इसके 0.0 मोल होंगे। मान लो शुरुआत की है आपने, जस्ट अभी शुरुआत कर दी। ठीक है, अभिक्रिया शुरू हुई है, तो शुरू हुई है तो यहाँ पे 1 मोल होगा और इसके 0.0 मोल होंगे। ठीक है, अब जैसे साम्य अवस्था आ जाएगी तब क्या होगा, जब साम्य अवस्था आएगी तो क्या हो जाएगा अपने पास, मान लो कि 1 में से अल्फा मोल चले गए। ठीक है, अल्फा मोल वियोजित हो गए, अल्फा मोल टूट गए, 1 मोल में से अल्फा मोल निकल गए। अल्फा मोल निकलेंगे, देखो 1 से 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा भाई। 1 मोल इसका लिया है, देखो आगे कितना लिखा हुआ है, 1 1 1, इसका मतलब 1 मोल से 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बनेगा। तो अल्फा मोल चले गए तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा, और ये भी कितना बनेगा, अल्फा। इस कंसेप्ट को आप समझो। अल्फा का मतलब क्या होता है, 1 मोल में से कितने मोल चले गए, अभी मैंने बताया ही था, वियोजन की कोटि बोलते हैं अल्फा को। ठीक है, अल्फा को क्या बोलते हैं, वियोजन की कोटि, यानी कि 1 मोल में से कितने मोल वियोजित हुए। ठीक है, या फिर सहगुणन हुए। तो यहाँ पे मान लो पहले मेरे पास शुरुआत में 1 होगा, ये 0.0 रहेंगे। अब क्या होगा, 1 में से अल्फा मोल चले गए। ठीक है, तो 1 से 1 ये बन रहा था, 1 ये बन रहा था, तो क्या होगा, 1 में से अल्फा चले गए तो अल्फा ये बचेगा और अल्फा ये बनेगा। समझ में आ गई ना बात ये, तो ऐसे होगा। अब आप I का मान लगाओ। I का मान क्या होता है बताओ, I का मान क्या होता है, टूटने के बाद कितने मोल बचे। ठीक है, तो टूटने के बाद कितने मोल बचे हैं, एक तो अल्फा ये होगा, एक ये अल्फा जुड़ेगा और ये भी तो जुड़ेगा। भाई अगर आप बक्सा लोगे तो बक्से के अंदर क्या होगा, 1 में से अल्फा मोल तो चले गए थे तो बाकी तो बचे हुए हैं ना। अभिक्रिया के बाद में जब अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो ये मोल भी तो बचेंगे, इसका मतलब ये भी जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात ये क्यों जोड़ा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा, यानी कुछ NaCl के अणु अभी भी बचे रहेंगे तो उनको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, उनको जोड़ोगे तभी तो अपने पास मान एकदम करेक्ट आएगा। ये मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1 माइनस अल्फा क्यों जोड़ा। ठीक है भाई, अल्फा और अल्फा ये दोनों तो मैंने यहाँ जोड़ दिए, एकदम सीधी सी बात है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस अल्फा इसलिए जोड़ा क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने के बाद 1 में से अल्फा मोल चले गए थे तो कुछ बच्चे भी तो सही ना NaCl के। और अणुसंख्या गुणधर्म को ये तो मतलब है नहीं कि भाई Na+ है, Cl- है या NaCl है। भाई अणुसंख्या गुणधर्म तो ये देखेगा कि कुल कितने विलेय के अणु हैं, तो वो तो देखेगा Cl- भी है, Na+ भी है, NaCl भी है, तो NaCl को भी साथ में उठाओ। बट्टे में क्या हो जाएगा, वियोजित होने से पहले कितने थे, 1, तो ये अपॉन में 1 कर दिया, तो I बराबर कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा से अल्फा चला गया तो ये हो जाएगा 1 + अल्फा आएगा मान। समझ में आ गई। अगर पूर्णतया विलेय होता तो क्या होता, अल्फा का मान 1 हो जाता, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। चेक कर लो, पहले मैंने 2 ही लिखाया था। समझ में आ गई ना बात ये, तो ऐसे इसको हल करना है अपने पास। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, देखो मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया किसका, MgCl2 का, और MgCl2 मान लो क्या होगा, Mg+2 में और 2 Cl- में टूटेगा। मान लो इसका अल्फा का मान 1 नहीं है, इसका मतलब साम्य अवस्था आएगी। प्रारंभ में अपने पास क्या होगा, प्रारंभ में इसका 1 अणु रहेगा, इसके 0.0 अणु रहेंगे। जब साम्य अवस्था आएगी तो मैं मान लूंगा कि 1 में से अल्फा मोल चले गए, 1 में से अल्फा मोल चले गए।
अगर ये 1 होता तो ये 1 बनता, ये 2 बनता, अल्फ़ा निकले तो ये अल्फ़ा बनेगा, ये 2 अल्फ़ा बनेगा। समझ में आ गई ना बात ये? तो ऐसे आपको करना है। तो आई का मान क्या हो जाएगा बताओ? अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा बटे में कितना हो जाएगा? शुरुआत में कितना है? 1। तो आई का मान कितना होगा? अल्फ़ा से अल्फ़ा चला गया, ये तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा का मान रखो कितना? 1। तो आई का मान कितना होगा? 1 प्लस 2 गुणा 1 यानी कितना आ रहा है? 3। पहले 3 ही लिखा था, देख सकते हो आप। अगर पूर्णतया विलय होता तो आई का मान 3 आएगा, पूर्णतया विलय नहीं होगा तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा का मान हो सकता है प्रश्न में आपको दिया हुआ हो। समझ में आ गई बात ये? अभी भी समझ में नहीं आई तो एक उदाहरण और देख लो। और तो क्या है, मान लो मैंने लिखा Al2SO4 होल थ्राइस, ये कैसे टूटेगा? Al प्लस 3 और 3 SO4 माइनस 2 होगा। अब मान लो अल्फ़ा का मान क्या है? 1 नहीं है। 1 नहीं है तो क्या होगा? मान लो यहाँ 1 होगा प्रारंभ में और ये 0 0 होंगे। अब विक्रिया शुरू होगी तो वो कहाँ से बन जाएंगे? तो ये तो प्रारंभ में हो गया, शुरुआत में 1 है, और जब साम्य अवस्था आएगी तो क्या होगा? तो साम्य अवस्था आने पे मान लो 1 में से अल्फ़ा मोल चले गए, अल्फ़ा मोल चले गए तो यहाँ पे कितना होगा बताओ? 1 से 1 और 3 बन रहे हैं तो अल्फ़ा से अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा बनेगा। तो आई का मान कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा बटे में कितना हो जाएगा? अपने पास शुरुआत में 1 है तो यहाँ बताओ कितना होगा अपने पास? अल्फ़ा से अल्फ़ा चला गया तो 1 प्लस 3 अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। अल्फ़ा का मान 1 रख दो, मान लो क्या हो रहा है? पूर्णतः क्या हो रहा है? अपने पास विलयता हो रही है तो 1 प्लस 3 गुणा 1 है, कितना आएगा? 4। चेक कर सकते हो। तो ऐसे अपने पास क्या होता है देखो, अगर पूर्णतः विलय हो रहा है, अब आप कहोगे कि पिछले वाले में तो NaCl के मोल नहीं जोड़े, तो भाई वो तो पूर्णतः विलय हो रहा था, NaCl लास्ट में बचा ही नहीं तो कहाँ से जोड़े हुए? तो प्लस 0 तो लिख सकते हो, पर मान तो अपने पास टोटल कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आई का मान अपने पास कितना हुआ है? 2 है, और यहाँ पे अपने पास आई का मान 3 आएगा, यहाँ आई का मान 4 आएगा जब पूर्णतः विलय होंगे। पूर्णतः विलय नहीं हुए, मान लो आपको बोला 50% हुआ है, तो पहले आई का मान यहाँ तक निकाल लो, क्या आएगा? 1 प्लस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा का मान 0.5 लिख देना। भाई 0.5 लिखोगे ना अल्फ़ा का मान, क्योंकि 50% हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अल्फ़ा का मान आप ऐसे दिया होगा आपके प्रश्न में और आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 2 केस हो गए ना अपने पास, एक तो तब जब पूर्णतः विलय हो और दूसरा तब जब पूर्णतः विलय ना हो। समझ में आ गई बात ये? तो ये अब मैंने 2 केस आपको किसके समझाए हैं? वियोजन के। अब अपन पढ़ते हैं सहगुणन का केस, जिसके अंदर क्या होता है? अणु जुड़ जाते हैं, तो तब क्या होगा? तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब अपने चलते हैं सहगुणन पे, यानी कि जब क्या होता है? विलय के अणु आपस में जुड़ जाते हैं तब क्या होता है? टूटने वाला तो अपन ने केस देख ही लिया, ठीक है। तो अब अपने आते हैं केस अगले पे आते हैं। मान लो अब बी मान सकते हो, पहले वाला वो मान लो टूटने वाला ए था, उसके 2 केस थे, ऐसे अपने इसके बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला केस ये हो जाएगा, देखो यहाँ पढ़ रहे हैं सहगुणन, यानी कि विलय के अणुओं का जुड़ जाना। जैसे कि मान लो मेरे पास है CH3COOH और इसके 2 आपने अणु ले लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो CH3C, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अपने पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। ऐसे ही एक अणु यहाँ पे लेके आ जाओ C, यहाँ पे क्या होगा? O, यहाँ H, इस जगह पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ठीक है। अब जैसे ही मान लो क्या होगा? मान लो ये मैंने एक डब्बा भर के आपको ये दे दिया, तो आप जैसे ही उसमें से क्या करोगे? ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो आप समझोगे कि क्या है? CH3COOH है, पर हकीकत में क्या होगा? वो अणु होगा, ठीक है। यानी लिए 2 मोल थे और बन कितना गया? 1 मोल बन गया। समझ में आ गई ना बात? ये 1 मोल बन गया, लिए तो 2 थे पर बन 1 गया। तो यानी कन्फ्यूजन फिर होगी आपके पास। आप किस हिसाब से निकालोगे? आप इस गणना के अनुसार निकालोगे, जबकि मशीन आपको कुछ और रीडिंग देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये 1 अणु है, ठीक है। तो अणु संख्यक जो गुणधर्म है वो तो क्या देखेगा? वो देखेगा कि 1 अणु है और आप 2 के हिसाब से निकाल रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो गई वापस। इसको बोलते हैं डिमर बनाना, ठीक है, डिमर, ठीक है, डिमर बोलते हैं। जब 2 चीज़ें जुड़ जाती है ना हाइड्रोजन बंध के द्वारा, तो उसको डिमर बोलते हैं। तो यहाँ से अब मैं बताऊँ आपको, मान लो आपको बोल दिया कि अल्फा का मान यहाँ पे 1 है, यानी कि 100% सहगुणन हो रहे हैं, तब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? तब आप लिखोगे, देखो अल्फा का मान जुड़ने के बाद कितने अणु है? 1, जुड़ने के बाद 1 अणु, जुड़ने से पहले कितने थे? 2 थे। तो अल्फा अल्फा क्या? आई का मान कितना जाएगा अपने पास? 1/2 आ गया। समझ में आ गई बात ये? अब जैसे कि मान लो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मान लो मेरे पास क्या है कि 3A है और 3A मिल के मान लो क्या कर रहे हैं? A3 बना रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ 3 अणु है और वहाँ पर 1 अणु है, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, मान चेंज होगा। तो आई का मान जुड़ने के बाद कितना है, 1, जुड़ने से पहले कितना है, 3 है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने ये लिख दिया कि मान लो क्या कर दिया मैंने कि 4A ले लिए और 4A जुड़ के मान लो क्या कर रहे हैं, A4 बना रहे हैं। तो आई का मान जुड़ने के बाद कितना है, 1, ये 1 मोल है और यहाँ कितने हैं, 4। तो आई का मान है 1/4 हो गया। तो ऐसे हो गया अपने पास। अब मान लो मैं बोल देता हूँ कि अल्फा का मान इन सब केस में मान लो क्या है कि 1 के बराबर नहीं है, यानी 100% वियोजन नहीं हो रहा। तब आप क्या करोगे, तब इसमें आप क्या करोगे बताओ, 2 CH3COOH आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, CH3COOH के 2 अणु आपस में जुड़ गए, यानी कि 1 अणु बना लिया ना, जुड़ के 1 अणु बना लिया। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ अल्फा का मान 1 नहीं है, यानी पूरे अणु आपस में नहीं जुड़े। तो साम्य अवस्था का चिन्ह लगाओगे। प्रारंभ में क्या होगा अपने पास, प्रारंभ में क्या होगा, इसके 2 अणु होंगे, ठीक है, और इसका कितना होगा, 0, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे, 0, 1 नहीं होगा, 0 होगा ना प्रारंभ में। जब शुरुआत की है आपने, अभी अभिक्रिया जस्ट शुरू ही की है, तो तब क्या होगा अपने पास है, उत्पाद एकदम 0 रहेगा ना। अभिक्रिया शुरू होती है तो उत्पाद थोड़ी बनेगा। मान लो अभिक्रिया शुरू होनी शुरू हुई, अब मान लो ये डिमर बना रहे हैं, तो डिमर बनाएंगे तो साम्य अवस्था पे क्या आएगा बताओ। मान लो यहाँ पे डिमर बना चुके हैं, इन दोनों की सांद्रता बराबर हो गई। अब मान लो साम्य अवस्था आ गई, तो साम्य अवस्था के बाद आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे 2 - अल्फा, पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या होता है अपने पास है, 1 मोल में से कितने मोल सहगुणित हुए हैं या फिर कितने वियोजित हुए हैं। तो अल्फा का मान केवल 1 मोल के लिए निकाला जाता है, और यहाँ 2 मोल है, तो 1 मोल के लिए 1 अल्फा लिखते हो, तो 2 मोल के लिए 2 अल्फा लिखोगे। तो 2 में से 2 अल्फा चले गए, ठीक है। तो 2 में से 2 अल्फा चले गए, तो ये क्या हुआ, मोल की संख्या आधी नहीं हो गई क्या, 2 से 1 हो गई यहाँ पे। अगर ये 2 होते तो 1 बनता, 2 होते तो 1 बनता, 2 होते तो 1 बनता। तो यहाँ पे 2 होते 1 बनेगा, इसका मतलब मोल की संख्या आधी हो रही है, आधी हो रही है ना भाई। 2 में से 2 अल्फा चले गए, तो ये 2 अल्फा क्या करेंगे, 2 अल्फा होगा और मोल की संख्या आधी हो जाएगी, यानी /2। समझ में आ गई ना बात, ये से कैंसिल होगा तो कितना बन गया, अल्फा हो गया। या फिर आप 1 के हिसाब से निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है। अगर 1 के हिसाब से आप अगर निकालोगे तो वो आपकी इच्छा है। तो ये चीज़ होगी, तो ये अल्फा आ गया ना अपने पास। अब बताओ आई का मान क्या होगा, अपने पास जुड़ने के बाद कितने अल्फा और जुड़ने से पहले कितने, जुड़ने से पहले अपने पास कितने बताओ, 2। समझ में आ गई। अगर अल्फा का मान 1 होगा तो आई का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम सही है। ये उदाहरण समझ में नहीं आया तो ये देखो, मान लो 2A मिल के क्या, 3A मिल के मान लो A3 बना रहे हैं, 3A मिल के A3 बना रहे हैं, ठीक है। और मान लो अल्फा का मान यहाँ 1 नहीं है, तो साम्य अवस्था आएगी। तो प्रारंभ में आपके पास क्या दिखेगा, प्रारंभ में आपके पास दिखेगा कि इसके 3 अणु हैं, इसके 0 हैं। और जब साम्य अवस्था आ जाएगी तब आपको क्या दिखेगा कि 3 में से 3 अल्फा तो चले गए। अल्फा केवल 1 मोल के लिए परिभाषित है, ठीक है। तो 3 मोल है तो 3 में से नहीं जाएंगे ना, तो 3 में से मान लो 3 अल्फा चले गए, तो कितना बनेगा, 3 अल्फा बटा कितना हो जाएगा, 3। मोल की संख्या 1/3 नहीं हो रही क्या, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपके पास आई का मान क्या होगा, जुड़ने से पहले, सॉरी जुड़ने के बाद अपने पास कितने हैं, 3 अल्फा बटा 3 है, और जुड़ने के बाद कितने /3 है। 3 से 3 गया, कितना होगा, अल्फा बटा 3। मान लो पूर्णतः यहाँ पे हो रहा है तो अल्फा का मान 1 हो जाएगा, तो 1/3 आई का मान आएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये ऐसे आपको करना है। A4 से समझना है तो A4 से समझ लो, ठीक है। मान लो 4A अपने पास क्या हो रहे हैं, ये 4A मिल के मान लो क्या बना रहे हैं, A4 बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे बताओ, अगर 4A हैं तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे प्रारंभ में आपके पास क्या दिखेगा कि इसके 4 मोल है, इसके 0 है। साम्य अवस्था पे क्या हो जाएगा, 4 में से 4 अल्फा चले जाएंगे और 4 अल्फा बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 हो रही है मोल की संख्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा 4 अल्फा बटे 4 बटे कितना हो जाएगा, 4। ये से कैंसिल, तो अल्फा बटा 4। आई का मान 1 रखो तो 1 ये अल्फा का मान 1 रख दो तो 1/4 आएगा। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे करना होता है। ये तब है जब पूर्णतया हो, और ये सारे केस मैंने तब डिस्कस किए जब आपके पूर्णतया ना हो। अब अल्फा का मान आपको जो भी दिया हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ हो गई। तो ऐसे आपको यहाँ पे मैंने सहगुणन भी सिखा दिया, वियोजन भी सिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब आप ये नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है। और इस आई का महत्वता समझते हैं। देखो आई तो निकालना सीख लिया आपने, ठीक है, पर आई करेगा क्या वो देखो। देखो आई जो आपने निकाला है ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि प्रायोगिक
अणुसंख्यक, ठीक है, अणुसंख्यक गुण का मान बटे क्या बता रहा है आपको, बटे ये आपको बताएगा कि गणना किया हुआ अणुसंख्यक गुण का मान। कहीं ना कहीं आई आपको यही बता रहा है, देख लो, आप खुद देख सकते हो। NaCl ने Na प्लस और Cl माइनस में टूटा तो आपने लिखा था I बराबर 2/1, ठीक है। अब NaCl आप देखो, मान लो अगर आपको I पता नहीं होता तो आप क्या करते हैं, NaCl अगर आपको विल्य दिया होता तो NaCl का आप 1 मोल लेके करते, पर मशीन क्या करेगी, ये गुण जो अणुसंख्यक गुण द्रव्य है, ठीक है, उसका मान क्या होगा, ये देखेगी कि कितने अणु हैं, कितने मोल हैं, ठीक है। तो अणुओं की संख्या देखेगी तो उसको दिखेगा 2 है, तो वो क्या करेगी, मशीन है वो 2 के हिसाब से निकालेगी। यानी कहीं ना कहीं प्रायोगिक मान बटा गणना किया हुआ मान ही आई का मान होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रायोगिक मान क्या हो जाएगा, प्रायोगिक मान हो जाएगा आई गुणा गणना किया हुआ मान, ठीक है, गणना किया हुआ मान। समझ में आ गई ना बात ये। तो ऐसे आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो प्रायोगिक मान क्या हो जाएगा, आई गुणा गणना किया हुआ मान। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। यानी कि अब अगर आप फॉर्मूलों को सही ढंग से लिखो सभी को, ठीक है, तो अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, इसको आप कैसे लिखोगे बताओ। अब आपने लिखा पहले एक्स बी बराबर, आपने लिखा पी नोड ए माइनस पी ए बट्टा पी नोड ए, ठीक है। परंतु अगर क्या हुआ कि विल्य अपने पास क्या हो गए, दुर्बल वैद्युत अपघटन हैं, तब तो फॉर्मूला ये डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परंतु अगर यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास विल्य टूटा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मान चेंज होगा, और वो मान आपको कौन बताएगा, आई बता देगा कि कितना चेंज हुआ है। तो आप आई से आगे गुणा कर दो, तब आपके पास क्या हो जाएगा, मान एकदम सही आएगा। अब प्रायोगिक मान भी आपके बराबर आएगा और गणना किया हुआ मान भी बराबर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं अगर दूसरा फॉर्मूला लिखूं तो कौन सा था अपने पास, दूसरा था अपने पास क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या था अपने पास बताओ, डेल्टा टी बी बराबर क्या था अपने पास, ये था टी बी माइनस टी नोट बी, टी बी माइनस टी नोट बी। परंतु ये मान बराबर नहीं होगा अगर आपके प्रबल वैद्युत अपघटे हुए, तो गुणा आई लगा दो, अब सही हो जाएगा। ऐसे डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, एक फॉर्मूला और था ना, टी बी गुणा एम, परंतु साथ में आई और लगा दो गुणा में, तो फॉर्मूला ये भी सही हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास क्या था, हिमांक में अवनमन था, तो हिमांक में अवनमन का अपने पास क्या बन जाएगा, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी नोड एफ माइनस टी एफ और गुणा में क्या हो जाएगा, आई लग जाएगा। ऐसे ही अपने पास डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू के एफ गुणा में आई लगा दो, ये भी सही हो गया। प्रासरण दाब, प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है, पाई बराबर आई गुणा एम आर टी। ये लो सारे सूत्र एकदम सही बैठ गए, ठीक है। और अगर आपके क्या हो गए यहाँ पे दुर्बल वैद्युत अपघटे हुए, अगर दुर्बल वैद्युत अपघटे आपको अगर कहीं पे दिखे, ठीक है, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि टूटने से पहली बात ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो टूटेगा नहीं, तो टूटने से पहले और बाद में तो वो सेम ही रहेगी मोल की संख्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ठीक है। यानी कि आई का मान 1 हो जाएगा। यहाँ एक एक रख दो तो वापस वही फॉर्मूले आ जाएंगे जो आपने पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब न्यूमेरिकल जो है वो कैसे बनेंगे आपके, मैं बता देता हूँ। जो न्यूमेरिकल आपको आते हैं किस पे, प्रासरण दाब पे, हिमांक में अवनमन में, क्वथनांक में और अपेक्षित वाष्प दाब के अवनमन में जो न्यूमेरिकल आपको आते हैं, ठीक है, प्रोसीजर वही लगाना है। बस चेक कर लेना कि यूरिया, ठीक है, और अपने पास देखो जैसे यूरिया हो गया और सुक्रोज ग्लूकोज अगर ये हैं, ठीक है, तब तो आप क्या करोगे, आई का मान 1 रखे या फिर सेम ही फॉर्मूले लगा दो। और अगर NaCl MgCl2 यानी कि आयनिक यौगिक दे रखे, क्योंकि आयनिक यौगिक टूटते हैं, ठीक है, तो टूटेंगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आई का मान लगा दो, बाकी सेम कैलकुलेशन करके और आई से गुणा करा देना, आपका आंसर सही आ जाएगा। बस हो गया अपने पास ये।
वांट ऑफ कारक है। अब अपन आगे चलते हैं और पढ़ेंगे किसके बारे में, आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में। तो पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने किसके बारे में, आदर्श विलयन के बारे में। ठीक है, तो आदर्श विलयन कौन से विलयन होते हैं, पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको। आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम की पालना करें। राउल्ट नियम की पालना करें, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रायोगिक मान आएगा, ठीक है, जो प्रायोगिक मान आएगा वो किसके बराबर होगा अपने पास, वो होगा आपके पास गणना किए हुए मान के बराबर आएगा। समझ में आ गई बात ये। जैसे कि मान लो आपने ये देखा था कि पी नोड जो प्रायोगिक आएगा अपने पास, ठीक है, वो गणना किए हुए के बराबर आएगा, यानी कि पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी। ये अपन ने देखा था, कहाँ पे देखा था, वाष्पदाब में। जब अपन वाष्पदाब में क्या कर रहे थे, किसी जिसमें वाष्पशील विलय था और वाष्पशील क्या था, विलायक था, तो उस समय पे जो अपने पास जो कुल पी नोड का मान आया था वो क्या था, ठीक है, कुल पी नोड नहीं आएगा, यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, तो प्रायोगिक मान है वो पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी आएगा अपने पास। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, देखो पी प्रायोगिक तो हो गया विलयन का, पी नोड ए जेटा ए और प्लस पी नोड बी जेटा बी। पी नोड ए और पी नोड बी क्या है, शुद्ध ए और शुद्ध बी का वाष्पदाब है। अब मेरी बात बताना कि अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक कंटेनर ले लिया और यहाँ कोई दूसरा कंटेनर ले लिया। अब इन पात्रों के अंदर मान लो मैंने मिला दिया ए के अणु है और यहाँ पे मान लो बी के अणु है, और मिलने के बाद मान लो ये क्या करते हैं, मान लो कुछ ए बी का यहाँ पे कुछ मान लो यौगिक बन गया, ठीक है भाई, इसमें ए है, इसमें बी है, और ये दोनों मिला दोगे तो मान लो ए बी बन गया। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पे जो इसका कुल वाष्पदाब होगा ना, वो किसके बराबर होगा, इसके वाष्पदाब के प्लस इसके मोल अंश के प्लस इसके शुद्ध वाष्पदाब पे प्लस इसके अपने पास मोल अंश के बराबर होगा, यानी दोनों के योग के बराबर होगा। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग होता है ना, वो कितना होता है, 0। डेल्टा वी मिक्सिंग का क्या मतलब है कि डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब हो गया कि अपने पास देखो वी मतलब हो गया आयतन, ठीक है, और आयतन किसका, पहले प्रारंभ वाले का, और माइनस आयतन किसका, बाद में आयतन किसका आ जाएगा, पहले प्रारंभ का, बाद में अपने पास किसका आएगा, अंत वाले का, ठीक है, या फिर अंतिम का। तो ये अपने पास जो उत्तर आएगा ना, वो यहाँ पे आदर्श विलयन में कितना आता है, 0 आता है। समझ में आ गई ना बात। ये डेल्टा वी मिक्सिंग का ये मतलब हो गया कि कितना परिवर्तन होगा, यहाँ के आयतन और यहाँ के आयतन को जोड़ने पे जो आयतन आएगा वो कितना आएगा, वो मतलब हो गया। समझ में आ गई ना बात ये। तो जो अपने पास अंतर आएगा, ठीक है भाई, मान लो इसका आयतन और इसका आयतन कुछ था, मान लो ये हो गया कि 2 ml, मान लो इसका आयतन 2 ml इसका आयतन, तो ये क्या होगा, 4 ml हो गया। तो प्रारंभ में अपने पास 2 कितने थे, 4, और लास्ट में भी कितना है, 4, यानी कि 4 - 4 कितना आएगा, 0, यानी अंतर कितना आ रहा है आयतन में, आयतन के परिवर्तन में अंतर आ रहा है 0। आदर्श विलयनों में हमेशा ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जो ए का जो आकर्षण होता है ना, वो बराबर होता है किसके, बी के आकर्षण के, और वो बराबर होता है किसके, ए बी के आकर्षण बल की। समझ में आ गई भाई। ए का आकर्षण है वो बी के आकर्षण के बराबर होगा और ए बी के आकर्षण के बराबर होगा। फिर मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे कितना आएगा, वो भी आता है 0। डेल्टा एच मिक्सिंग भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो गया अपने पास कि डेल्टा एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है, इसका क्या मतलब है, एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है, या फिर उसमें आप यहाँ अभी एक बार मान सकते हो। वो 0 क्यों आया, क्योंकि ए और बी के बंध तोड़ने में, ठीक है, बंध तोड़ने में, ठीक है, तोड़ने में जितनी ऊष्मा आपको यहाँ पे क्या करेगी, लगेगी, वो बराबर होगी किसके, ए बी के बंध बनने में जो ऊर्जा बाहर निकलेगी, बंध बनने में ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये इसका कारण हो गया। डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या मतलब हो गया, एंथैल्पी, ठीक है, यानी कि
देखो यहाँ ए और बी का बंद है, इनके अगर बंद तोड़ने हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देनी पड़ेगी, तभी तो ए बी का बंद बनेगा। भाई इस बंद को तोड़ो, इस बंद को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगेगी ना वो बराबर होगी जब ए बी का अणु बनेगा। भाई जब अणु क्या होते हैं आपस में मिल के और नया बंद बनाते ना, तब ऊष्मा बाहर निकलती है, ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। और जब ए और बी के अपन को बंद तोड़ने होंगे तो तोड़ने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब अणु बनते हैं तो अणु क्या करते हैं, अपने अंदर से ऊर्जा बाहर निकालते हैं। तो जो ऊर्जा बाहर निकली और जो ऊर्जा आपने दी वो दोनों ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी। तो इस वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि 20 किलो जूल एनर्जी मान लो आपको यहाँ पे पर मोल आपको यहाँ पे देनी पड़ रही है, समझ में आ गई ना भी बात। 20 किलो जूल पर मोल यहाँ पे मान लो एनर्जी आपने यहाँ पे क्या किया, ऊर्जा आपने दी उसको बंद को तोड़ने में। और यहाँ पर भी मान लो क्या है कि 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी मान लो आपने यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो ये कितनी होगी टोटल 40 किलो जूल पर मोल होगी। यानी कि जब ए बी का बंद टूटेगा तो उस समय पे आपके पास कितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, 40 किलो जूल पर मोल, जब अपने पास क्या होंगे, आदर्श विलयन होंगे। समझ में आ गई। और 2 पॉइंट आपके हमेशा ये स्थिर रहेंगे कि डेल्टा एस मिक्सिंग का मान होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, और डेल्टा जी मिक्सिंग जो होगा वो हमेशा आपके क्या होगा, 0 से कम रहेगा। इसका क्या मतलब है, डेल्टा एस जिसको अपन बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, जब अणुओं में क्या होता है अपने पास, जब बहुत सारे अणु हो जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, ठीक है। तो अणु जब कहीं पर भी अणु बढ़ते हैं तो डेल्टा एस का मान क्या होता है, धनात्मक की तरफ बढ़ने लगता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे आपने ये अणु और ये अणु दोनों को मिक्स किया तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो डेल्टा एस का मान धनात्मक होगा, यानी कि 0 से ज़्यादा होगा। और डेल्टा जी क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। और ये चीज़ क्या होती है, डेल्टा जी का मान अगर धनात्मक होता है तो वो प्रक्रम खुद से नहीं होता, और डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान अगर क्या होता है अपने पास ऋणात्मक होता है तो वो प्रक्रम अपने आप होता है। एक बात बताओ, ए और बी के अणुओं को जब आप साथ में मिला दोगे तो वो अपने आप मिलके ए बी बना लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात है। इसलिए डेल्टा जी मिक्सिंग का मान ऋणात्मक आएगा क्योंकि प्रक्रम अपने आप हो रहा है, और डेल्टा एस मिक्सिंग का मान धनात्मक होगा क्योंकि क्या होगा, अणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो ये तो चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श हो, दोनों हमेशा क्या होंगे, ये तो मतलब ये है कि अणु अगर मिलाओगे तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी, चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श हो। तो डेल्टा एस मिक्सिंग का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी 0 से बड़ा। और डेल्टा जी मिक्सिंग, अब भाई अगर मिला रहे हो तो वो तो अपने आप ही मिल जाएगा, आपको क्या करना पड़ रहा है उसमें। तो क्या होगा, डेल्टा जी मिक्सिंग का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, चाहे ये अपने पास आदर्श हो चाहे अनादर्श विलयन हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आप ध्यान में रखोगे, आदर्श विलयन में राउल्ट नियम की पालना होती है, प्रायोगिक किया हुआ मान जो होता है वो क्या होता है, गणना किए हुए मान के बराबर होता है वास्तव दाब में, ठीक है। और डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होता है, 0, यानी कि आयतन में परिवर्तन, आयतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ए का आकर्षण बी के आकर्षण और ए बी के आकर्षण के बराबर होता है। फिर मैंने कहा यहाँ पे कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आती है, क्यों, क्योंकि ए और बी को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगती है उतनी ऊर्जा वापस बाहर निकल जाती है ए बी के बंध को तोड़ने में, बनने में, ठीक है। और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, 0 से ज़्यादा होगा। और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, हमेशा आपके ऋणात्मक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आप जब दो इनको मिलाओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो डेल्टा एस का मान धनात्मक यानी 0 से ज़्यादा होगा। और डेल्टा जी मिक्सिंग का मान ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि वो अपने आप ही होगा। स्वतः प्रवृत्ति के जो भी प्रक्रम होते हैं खुद से होने वाले। एक बात बताओ, अगर आप पानी के अंदर नमक डालते हो तो अपने आप मिल जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता ना। तो बस वैसे ही यहाँ पे बात है कि दो चीज़ों को, दो विलयनों को जब मिलाओगे तो वो अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी 0 से कम होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं किस पे, अनादर्श विलयन पे, ठीक है। अनादर्श बोल दो या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, गैर आदर्श भी बोल सकते हो, जो आपकी मनमर्जी हो वो बोल दो, ठीक है। अनादर्श विलयन बोल सकते हो या फिर आप गैर आदर्श विलयन बोल सकते हो। करना कुछ नहीं है, जो राउल्ट की नियम की पालना नहीं करते हैं वो क्या होते हैं अपने पास, कौन से विलयन हो जाएंगे, अनादर्श या गैर आदर्श विलयन हो जाएंगे। प्रायोगिक मान गणना के मान के बराबर नहीं होता, इसका मतलब पी प्रायोगिक का मान यहाँ पे डेल्टा या फिर पी नोड ए जेटा ए के और प्लस पी नोड बी जेटा बी के बराबर नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग का मान 0 नहीं होता, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग का मान भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं होता कि ए का आकर्षण
और ए बी बी का आकर्षण और ए बी का आकर्षण है, ये बराबर नहीं होते। डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 क्यों नहीं होता? क्योंकि ए बी और ए और बी बी के बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगती है वो बराबर नहीं होती, वापस आपको उतनी ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। और डेल्टा एच मिक्सिंग ये तो क्या होगा, दोनों में बराबर रहेगा, चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श हो, ठीक है, सेम ही चीज़ है। देखो कुछ चीज़ आपको समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही, बताता हूँ मैं। जैसे देखो एक बात बताओ, ये आयतन वाला आपको कुछ कंफ्यूज कर रहा होगा। देखो ये वाला, ये तो ठीक है, ये जो आदर्श मतलब राउल्ट नियम की पालना नहीं करते वो अनादर्श विलयन होते हैं। इसका मतलब प्रायोगिक मान गणना किया हुआ मान बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब पी प्रायोगिक है वो इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है, गणना किए हुए मान के, ये ठीक है। आयतन में परिवर्तन का कैसे मतलब है भाई, ए 2 ml हो गया, बी की तरह 2 ml है, तो जुड़ के तो 4 ही आएगा, उससे ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा, ये आपकी कन्फ्यूज़न हो रही होगी। एक बात बताओ, ये आयतन वाला किसके संबंधित है? आकर्षण के। मान लो ए का आकर्षण है, बी का आकर्षण है, और जब ए बी बने उस समय मान लो क्या हो गया कि आकर्षण मान लो कम हो गया, तो थोड़े दूर नहीं हो जाएंगे अणु? ए का मान लो एकदम चिपके हुए हैं, ठीक है, इसको सही से ढंग से समझना, ए के अणु चिपके हुए हैं, बी के भी चिपके हुए हैं, और मान लो ए बी जब बना तो थोड़ा सा मान लो क्या है कि थोड़ा दूर हो गए, ठीक है, तो क्या हुआ, आयतन बढ़ेगा नहीं? जरूर बढ़ेगा, आयतन बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे मान लो ए के बीच में कुछ अपने पास क्या था, मतलब ये कि बीच में मान लो इतना आकर्षण नहीं था, बी में भी इतना आकर्षण नहीं था, मान लो ए बी बना तो आकर्षण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब आकर्षण जब ज़्यादा हो गया तो आयतन घट जाएगा, समझ में आ गई ना बात? ये तो ये चीज़ हो गई अपने पास, तो इस प्रकार से होता है। और ऐसे ये मान लो कि ए को तोड़ने में मान लो क्या हुआ कि जितनी ऊर्जा लगी, और बी को तोड़ने में जितनी ऊर्जा मिली, ठीक है, तो ए बी बनते समय मान लो कुछ ऊर्जा क्या हो गई अपने पास से, अणु ने खुद ने मान लो अपने बंध बनाने में ये काम में ले ली होगी, और थोड़ी बहुत ऊर्जा बाहर निकाल दी, तो मान लो ऊर्जा बराबर नहीं आई। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए बी को अपने पास क्या हुआ कि ए बी को मान लो आपको तोड़ने में कम ऊर्जा दी, बी को तोड़ने में कम ऊर्जा दी, और ए बी को बनने में मान लो क्या हुआ कि ज़्यादा ऊर्जा निकल गई, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई, और ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। समझ में आ गई बात ये? अब देखो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, इसका ग्राफ देखो, किसका? आदर्श विलयनों का। आदर्श विलयनों में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, जेटा ए 0 लिख दिया, ठीक है, और जेटा बी का मान लो मैंने यहाँ रखा 1, और यहाँ मान लो जेटा ए क्या है, 1 है, और जेटा बी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। मान लो इधर की तरफ जा रहे थे आप, इधर की तरफ जा रहे थे, जेटा ए का बी का मान है, और जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हो मान लो जेटा बी का मान कम हो रहा है और जेटा ए का मान है बढ़ गया। इसका मतलब इस जगह पे क्या है अपने पास, शुद्ध बी है, और इस तरफ मान लो क्या है अपने पास, शुद्ध ए है, शुद्ध ए है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब बी मिलाते जाओगे, बी मिला रहे हो, बी मिला रहे हो, बी मिला रहे हो, और ए को निकालते जा रहे हो, तो क्या होगा, इधर की तरफ आते समय बी पूरा 1 हो जाएगा, जेटा ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ अपन ने बनाए हैं। तो अब मोल की संख्या इधर मैंने ले ली, इधर मैंने मोल की संख्या ले ली, और इधर मान लो इन एक्सों पे मैं क्या करता हूँ, वाष्प दाब बना लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो इसका क्या है कि ग्राफ आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है, और इधर का ग्राफ मान लो कैसा आ गया, कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी ना। जेटा ए का मतलब क्या हो गया कि वाष्पशील विलायक मेरे पास क्या है, यहाँ पे अनुपस्थित है, और यहाँ पे क्या है कि अवाष्पशील मान लो विलायक मेरे पास है। जैसे जैसे अपना यहाँ पे डालते जाओगे तो क्या होगा, वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा भाई। यहाँ पे जेटा बी अपने पास जो कि अवाष्पशील क्या है अपने पास विलय है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा बताओ, तापमान है वो थोड़ा बहुत आप कितना दे दो वो उड़ेगा थोड़ी, अवाष्पशील है उसकी तो वाष्प बननी है नहीं, यानी वाष्प दाब तो बनेगा नहीं, तो 0 होगा। अब धीरे धीरे मान लो आपने वाष्पशील क्या है कि विलायक डालना शुरू किया, तो जैसे डालते गए तो वाष्प दाब देखो बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास क्या हो जाएगा, जेटा बी का मान 0 होगा और जेटा ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी शुद्ध विलायक हो जाएगा। यानी कि ये वाला किसका हो जाएगा, पी नोड ए का, ठीक है। और इधर मान लो आपके पास जेटा ए क्या है, 1 है, और जेटा बी मान लो कुछ नहीं है आपके पास, तो इधर की तरफ आते समय क्या होगा आपके पास, धीरे धीरे आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्प दाब है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे पी नोट बी आएगा, और ये जो आप लाइन मिलाओगे ये आपको कुल वाष्प दाब देगी, जो कि क्या हो जाएगा, पी नोट ए जेटा ए प्लस पी नोट बी और जेटा बी। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ यहाँ पे कहने की थी। और अब सुनो, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, 2 प्रकार के विचलन दर्शाते हैं, एक तो राउट नियम से धनात्मक और एक राउट नियम से ऋणात्मक। अब अपन को उनको पढ़ना है,
ठीक है, तो पहले उनको पढ़ते हैं और वहीं पे अपने क्या होंगे, उनके ग्राफ बनेंगे। तो पहले आप ये नोट कीजिए, देख लीजिए सही ढंग से, समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके देख लो। और अब अपन आगे चलते हैं, अनादर्श विलयन को आगे और बढ़ाएंगे, उनके ग्राफ वगैरह भी देखने हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। आपके दो प्रकार के दे रखे हैं, कौन कौन से। एक तो वो अनादर्श विलयन है जो क्या करते हैं, अपने पास राउल्ट के नियम से ऋणात्मक, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन रखते हैं, ठीक है। और एक अपने पास क्या होते हैं जो क्या करते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन रखते हैं। पहली बात, ये बराबर तो होगा ही नहीं, बराबर होगा तो वो तो आदर्श हो गया, ठीक है। तो देखो, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये मान लो राउल्ट का नियम है, ठीक है। और अगर प्रायोगिक मान क्या होता है, राउल्ट के नियम से कम आ जाता है, ठीक है, तब तो क्या होगा, आपके पास ऋणात्मक विचलन होगा। और अगर प्रायोगिक मान राउल्ट के नियम से ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन हो जाएगा। किसका मान है ये, प्रायोगिक मान। अगर राउल्ट के नियम से प्रायोगिक मान है वो ऊपर आ गया तो धनात्मक विचलन, और राउल्ट के नियम का जो भी मान आया था अगर प्रायोगिक मान उससे नीचे आता है तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब इसमें देखो होगा क्या, सबसे पहले पॉइंट एक एक करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो पी टोटल आएगा अपने पास कुल आएगा, ठीक है, प्रायोगिक मान है ये, ठीक है, ये तो प्रायोगिक मान हो गया। और राउल्ट के नियम से क्या आएगा, कम आएगा, यानी ये चिन्ह लगेगा अपने पास, तो क्या आएगा, पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बाई, ठीक है, जेटा बी। अब यहाँ पे क्या है अपने पास है, कुल जो वाष्प दाब है यानी प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान का मान क्या है, राउल्ट नियम से कम है, कम है, तो ये मेरे पास चिन्ह आ जाएगा ना, भी बात ये, यानी राउल्ट का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और यहाँ पे सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास, अपन क्या लिखते थे, डेल्टा वी मिक्सिंग। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, 0 से कम होगी, ठीक है। इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा कि ए का जो आकर्षण है और जो बी का आकर्षण है, ठीक है, वो क्या है अपने पास कम है, और जबकि ए बी का आकर्षण क्या है अपने पास ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आ गई। और क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ए और बी को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगेगी, ठीक है, और ए बी को बनने में जो ऊर्जा होगी वो ज़्यादा निकलेगी। समझ में आ गई ना बात ये। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 कैसे, ए का आकर्षण था, बी का कुछ आकर्षण था और ए बी का आकर्षण ज़्यादा हो गया, तो आयतन क्या होगा, कम नहीं हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा ना डेल्टा एच का मान। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी बात ये तो, ठीक है। ये तो एकदम इजी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए के बीच में जो भी आकर्षण, बी के बीच में जो भी आकर्षण, और ए बी का आकर्षण ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, ठीक है। आयतन कम हुआ, इसका मतलब परिवर्तन ऋणात्मक नहीं आएगा, 0 से कम आ जाएगा। और यहाँ पे ए और बी के बंध को तोड़ने में आपने जितनी ऊर्जा दी, ठीक है, ए बी के बनते समय क्या हो गई, उससे ज़्यादा ऊर्जा आ गई। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चौथा पॉइंट वही रहेगा, डेल्टा एस मिक्सिंग तो क्या हो जाएगा आपके पास धनात्मक होगा, और डेल्टा जी मिक्सिंग का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये तो सारों में कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। यहाँ पे जेटा ए बराबर क्या होगा, 0, और जेटा बी कितना होगा, 1। यहाँ जेटा ए कितना होगा, 1, जेटा बी कितना होगा, 0। यहाँ से मान लो कि आदर्श में तो ये कंडीशन थी, पर ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, मान है वो क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि ये ग्राफ आएगा। आदर्श विलयन जो भी था उसके क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा अपने पास, ये ऐसे, यानी कि जो पी टोटल आएगा वो कम आएगा, किससे, पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी। समझ में आ गई ना बात ये, यानी जो आपने ये बनाई थी ना, इससे नीचे की तरफ आएगा। अब आ जाओ, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
भाई पी टोटल है वो कम रहेगा पी नोड ए जेटा ए और प्लस पी नोड बी जेटा बी, यानी कि राउल्ट के नियम से नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ मतलब कम, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लेके आ जाओ सारों को, ठीक है, सारी ग्राफ नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास, जो पी टोटल आएगा, ठीक है, जो पी टोटल आएगा वो अपने पास क्या होगा, प्रायोगिक मान जो होगा वो ज़्यादा हो जाता है, किससे, राउल्ट के नियम से, यानी पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी से। फिर दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, ये डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि ए और बी का जो अपने पास आकर्षण है वो ज़्यादा है और ए बी का आकर्षण क्या है, कम है। समझ में आ गई भाई बात ये, तो ऐसे आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि देखो ए बी के बीच में मान लो क्या है कि कुछ आकर्षण अपने पास था, ठीक है, बी के बीच में कुछ आकर्षण था और ए बी में थोड़ा कम हो गया, कम हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा बताओ, डेल्टा वी मिक्सिंग का मान 0 से ज़्यादा नहीं आएगा। ए के बीच में मान लो ये था अपने पास, ऐसे आकर्षण है, बी के बीच में भी यही है, ए बी के बीच में मान लो थोड़ा आकर्षण बढ़ गया, आकर्षण बढ़ जाएगा तो आयतन भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ा यानी कि आयतन जो अपने पास इसका चेंज होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा, वो धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, इसका मतलब 0 से बड़ा ही होगा। तीसरा अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग। इसका क्या मतलब है कि ए और बी को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगेगी, ठीक है, और ए बी के बनने में जो ऊर्जा लगेगी ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। ए बी को तोड़ने में कुछ ऊर्जा लगी, बी को तोड़ने में कुछ ऊर्जा लगी, और ए बी को तोड़ने में जो ए बी को बनने में जो ऊर्जा लगेगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कम ऊर्जा निकलेगी। बाकी तो वही है, डेल्टा एस क्या हो जाएगा 0 से ज़्यादा और डेल्टा जी का मान 0 से कम। हाँ, उसके बाद ग्राफ बना लो आप, और तो क्या है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, जेटा ए बराबर 0, यहाँ जेटा बी बराबर 1, यहाँ जेटा ए बराबर कितना होगा 1, जेटा बी बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आदर्श विलयनों के लिए तो ये ग्राफ आता है, ठीक है, और धनात्मक मान है तो इन सभी ग्राफ से आप ऊपर की तरफ ये रेखाएं बना लो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ग्राफ। तो ऐसे अपने पास क्या है, आदर्श और अनादर्श विलयनों को परिभाषित किया गया है। अब आपको एक काम करना है, उदाहरण रटने पड़ेंगे इनके, आदर्श और अनादर्श के। समझ में आ गई, वो आप कॉपी में से देख के, किताब में से देख के वो उदाहरण आप रट लीजिए। बाकी तो मैंने आपको सारा जो भी खेल था वो समझा दिया। अब आप इनको सही ढंग से देखो, याद करो, उसके बाद अपन चलते हैं विलेयता पे। इसका मतलब हेनरी का नियम पढ़ना है अपन को, और फिर अपना लेक्चर है वो समाप्त होगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे विलेयता के बारे में। देखो विलेयता, हाँ, तो विलेयता क्या होती है, जिसको सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। विलेयता अपने पास क्या हो जाएगी, देखो, किसी भी दिए गए निश्चित ताप पर या दाब पर, ठीक है, कोई भी तापमान और दाब आपने क्या किए, निश्चित कर लिए। तो निश्चित तापमान पर और निश्चित दाब पर 1 लीटर विलायक में कितना विलेय है, यानी कि विलेय की मात्रा, और वो भी किस में होगी बताओ, वो होगी ग्राम में। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो विलेयता। समझ में आ गई ना भी बात, ये इसी को आप क्या बोलते हो, विलेयता बोलते हो। तो किसी भी दिए गए ताप या दाब पर 1 लीटर विलायक में विलेय की मात्रा ग्राम में ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। 1 लीटर आपने आयतन लिया, ठीक है, विलायक का, और उसके अंदर आपने कितना क्या है कि ग्राम के अंदर विलेय डाल रखा है, उसको आप क्या बोलोगे, विलेयता बोलोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो विलेयता किन चीज़ों पे निर्भर करती है, और साथ में पहले मात्रक देख लो। मात्रक क्या होता है इसका, ग्राम पर लीटर होता है इसका। समझ में आ गई ना। और कई बार गैसों के लिए क्या होता है, जेटा, यानी कि मोल अंश किसके, गैस के, किसमें, द्रव में। तो ये इसके कुछ मात्रक आप जनरली देखते हो। और अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से, वो
कारक है जो विलेयता को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला तो आ जाएगा विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर। ठीक है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। आपने देखा होगा कि समान विलायक जो होता है वो समान विलेय के साथ ही घुलता है। समझ में आ गई ना बात ये, यानी कि समान जो विलेय होगा ना वो समान विलायक में घुलता है, ये तो आपने देखा ही होगा। और असमान विलेय और असमान ये विलायक आपके कभी नहीं घुलते। इसका मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, पहला मैं अगर बताऊं तो जो अपने पास ध्रुवीय विलायक होते हैं वो किसके साथ घुलना पसंद करते हैं? ध्रुवीय विलेय के साथ। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो ध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलेय ये एक दूसरे में घुल सकते हैं। जैसे कि NaCl ध्रुवीय है और H2O भी ध्रुवीय है, तो ये दोनों आराम से सही ढंग से घुल जाएंगे। समझ में आ गई बात ये, तो ऐसा हो गया अपने पास। और अध्रुवीय जो होते हैं ना वो अध्रुवीय में घुलना पसंद करते हैं। अध्रुवीय विलायक क्या करते हैं? अध्रुवीय विलेय में घुलना पसंद करते हैं। जैसे कि इसका मैं अगर आपके उदाहरण ले आऊँ तो एक तो जैसे मान लो मैंने CCl4 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया? CCl4 ले लिया, और इसके अंदर मान लो मैंने क्या डाल दिया? कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल डाल दिया, तो ये एकदम अच्छे से घुल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? अपने पास अध्रुवीय है। समझ में आ गई ना बात ये। अगर मैं ये कहूँ कि एक मैंने क्या ले लिया? ध्रुवीय विलायक ले लिया, और एक मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? अध्रुवीय विलेय ले लिया, क्या ये दोनों घुल पाएंगे? तो बात है नहीं घुल पाएंगे। जैसे कि अपन ने मान लो ध्रुवीय में ले लिया क्या? NaCl, और इसको मैं डाल दूं CCl4 में, नहीं घुलेंगे दोनों। समझ में आ गई? देखो, कार्बनिक और कार्बन में घुलता है, कार्बनिक कार्बनिक में घुलता है, अकार्बनिक अकार्बनिक में घुलता है। अकार्बनिक वाले यौगिक कार्बनिक में नहीं घुलते हैं, ध्यान रखना। तो ये चीज़ हो गई, यानी विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय में घुलेंगे, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेंगे, ध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है किस पे? तापमान पे, कि तापमान बढ़ाने घटाने पे क्या होगा। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं क्या करता हूँ, विलेय और विलायक को मिलाता हूँ, तो मेरे पास आपको भी पता होगा कि क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ठीक है, अब पहली बात ये कि अगर ये अभिक्रिया कैसी हुई? उष्माशोषी हुई। क्या हुई? उष्माशोषी, यानी कि ये विलेय और विलायक जब मिल रहे हैं ना तो क्या कर रहे हैं? उष्मा को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना मेरी बात ये। देखो, घुलने के लिए क्या मैंने बताया? 1 लीटर विलायक में विलेय की मात्रा, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होगा? अभिक्रिया चल रही होगी। तो अगर ये अभिक्रिया, विलेय और विलायक वाली अभिक्रिया जो विलयन बना रहे हैं, अगर ये उष्माशोषी हुई, यानी उष्मा को ग्रहण की जा रही है, तब अगर मैं यहाँ तापमान बढ़ाऊं, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया? तापमान बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा? विलेयता बढ़ जाएगी। साफ सी बात है भाई, विलेय और विलायक मिलके विलयन बना रहे हैं, विलेय और विलायक मिलके विलयन बना रहे हैं, और ये अगर अभिक्रिया कैसी है? उष्माशोषी है, उष्मा को ग्रहण कर रही है, और आप ऊपर से तापमान बढ़ा रहे हो, तो ये तो इस अभिक्रिया के लिए प्लस पॉइंट हो गया भाई। इसको तो तापमान चाहिए, इस अभिक्रिया को होने के लिए, इस प्रक्रम को होने के लिए तापमान चाहिए। आप तापमान दे रहे हो, इसका मतलब अभिक्रिया की विलेयता बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात ये। और अगर ये अभिक्रिया कैसी हुई? उष्माक्षेपी हुई, तो उष्माक्षेपी होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी का मतलब क्या? ये उष्मा का क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है। जब अभिक्रिया हो रही है, विलेय और विलायक मिल रहे हैं, तो उष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, और अगर अब आपने यहाँ पे तापमान बढ़ा दिया, भाई तापमान तो इसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद दे रही है तापमान। अब तापमान बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? विलेयता घट जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर उष्माशोषी होती है तो तापमान बढ़ाने पे विलेयता घट जाएगी, और उष्माक्षेपी होने पे तापमान बढ़ाने पे विलेयता घट जाती है। ठीक है, फिर आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट होता है दाब का। ठीक है, दाब में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर विलेय क्या होता है? ठोस या फिर द्रव होता है, तो इसमें तो संपीड़न होने वाला है नहीं। ठीक है, इसमें तो संपीड़न होगा नहीं। संपीड़न का मतलब क्या? दबाना। ठीक है, तो एक बात बताऊं, ठोस में तो वैसे भी क्या होता है? ऑलरेडी पहले से क्या होता है? बहुत सारा दाब है वो उसके अंदर उपस्थित होता है। ज़्यादा दाब लगाओगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है,
और द्रव के अंदर भी क्या होता है अपने पास अणु पास पास में होते हैं, तो उस पर भी आप दाब लगा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दाब लगाने से क्या हो सकता है, देखो दाब अगर ठोस और द्रव है तो ये तो ऑलरेडी संपीड़न है, इसको दबा के करोगे क्या, ठीक है। यहाँ पे दबाने से क्या हो जाएगा आपके पास कोई विलेयता तो बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब ठोस और द्रव में दाब बढ़ाने पे, अगर विलेय ठोस और द्रव है तो दाब बढ़ाने पे विलेयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर विलेय अपने पास कैसा हुआ, अगर विलेय क्या हुआ अपने पास गैस के रूप में मिलता है, अगर क्या हो विलेय गैस हो तो गैस को दबाने के चांसेस हैं, गैस दब के और विलायक में चली जाएगी और ग्राम में उसकी मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब विलेयता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर विलेय अपने पास गैस हो तब कुछ हो सकता है, तब कुछ हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है विलेयता बढ़ेगी, विलेयता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर आप क्या करते हो दाब को बढ़ाते हो। तो दाब को बढ़ाने पे विलेयता को इसको रिलेट करने के लिए कि कितना दाब बढ़ाने पे कितनी विलेयता बढ़ेगी, इसको समझाने के लिए अपने पास आए थे कौन, हेनरी, और उन्होंने अपना दिया था नियम, हेनरी का नियम, और ये अपने अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हेनरी का नियम किसके लिए है, गैसों में दाब बढ़ाने पे विलेयता का क्या होगा, इसको समझाने के लिए अपने पास हेनरी का नियम आया था, और उसी नियम को अपन को पढ़ना है। पहले आप इसको देखिए, उसके बाद अपन हेनरी का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार। अब अपने आगे चलते और पढ़ेंगे हेनरी नियम के बारे में। देखो हेनरी का नियम क्या कहता है, मैंने कथन लिख दिया, थोड़ा टाइम की बचत होगी अपने। देखो इसमें इन्होंने कहा क्या है कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी द्रव में उपस्थित गैस की विलेयता द्रव की सतह के ऊपर उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। सबको देखो ये बात आराम से समझ में आनी चाहिए कि जैसे मान लो द्रव की सतह है और ऊपर मैंने मान लो उसके गैस डाल दी द्रव के, और अगर मैं दाब बढ़ाऊंगा उसके ऊपर लगने वाला आंशिक जो दाब होगा, दाब बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है विलेयता तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, इसका मतलब ये है कि जो आंशिक दाब है, ठीक है, आंशिक जो दाब है अपने पास वो क्या होगा, आंशिक दाब किसका होगा, गैस का होगा, और कहाँ पे होगा ये द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर, वो समानुपाती होगा किसके, विलेयता किसकी, गैस की। मैंने कहा था ना गैस की विलेयता, ऐसे भी जिसको दर्शाया जाता है विलेयता को, ठीक है। और ये भी किस में होगी अपने पास, मोल अंश किसके हो गए, द्रव में, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है भाई। जो आंशिक दाब गैस का है द्रव की सतह पर, वो समानुपाती होगा किसके, जेटा गैस के, यानी कि गैस के मोल अंशों के, या फिर इसी को आप विलेयता बोलते हो, ठीक है। गैस के विलेयता ऐसे दर्शाई जाती है, और किस में, द्रव में। तो यहाँ से बताओ आपके पास क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर लगाओगे तो यहाँ स्थिरांक लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा KH गुणा में क्या हो जाएगा, जेटा गैस हो जाएगा। समझ में आ गई ना अभी बात ये। तो यहाँ पर अपने पास P तो क्या हो गया, P हो गया आंशिक दाब हो गया, ठीक है, P क्या हो गया, आंशिक दाब हो गया, ठीक है। KH क्या हो गया, KH हो गया हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। जेटा गैस यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, विलेयता हो गई। समझ में आ गई बात ये। तो ये टोटल अपने पास बात यहाँ पे आ गई, जेटा गैस विलेयता हो गई। तो अब मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, KH बराबर क्या हो जाएगा, KH बराबर अपने पास क्या हो जाएगा बताओ भाई। KH एक स्थिरांक है ना, तो KH का मान अपने पास क्या होगा, P बटा क्या हो जाएगा, जेटा गैस हो जाएगा ना अपने पास। ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई आपको, ठीक है। अब या फिर आप इसको देखो, अगर आपको ग्राफ बनाना है P और जेटा गैस के बीच में, किसके मध्य, P और जेटा गैस के मध्य अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको भी दिख रहा होगा कि ग्राफ यहाँ पे कैसा बनेगा बताओ, y बराबर mx हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो आप ऐसे इसके मध्य ग्राफ बना सकते हो, y एक्स पर तो ले लो दाब, और z एक्स पे ले लो अपने पास विलेयता किसकी, गैस की। तो देखो y बराबर mx आ रहा है, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा आपके पास। समझ में आ गई ना बात ये। और यहाँ पर अपने पास अगर ये ढाल आप बना लो थीटा, तो ये P है, ये जेटा गैस है, तो ये ढाल आपको यहाँ पे क्या दे देगी, KH का मान, यानी KH बराबर क्या होगा अपने पास बताओ, टेन थीटा क्या होता है अपने पास, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, KH बराबर अपने पास क्या हो गया, P बटा जेटा गैस हो गया। समझ में आ गई बात ये। यानी कि इसका क्या मतलब है, देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जेटा गैस, ठीक है, बराबर P बटे KH। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और मैं अगर बोलूं कि KH का मान बढ़ेगा, तो KH का मान अगर बढ़ा तो गैस के अणु किस में होंगे, द्रव के अंदर क्या हो जाएंगे, उसकी मोल की संख्या घट जाएगी, जिससे विलेयता घट जाएगी। यानी KH का मान बढ़ाने पे क्या होता है अपने पास, विलेयता घटती है।
क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती दिख रही है ना आपको, और ये KH का मान अगर घटा दिया तो विलेयता बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना होगा। समझ में आ गई? अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो एक आप ये बात ध्यान में रखो कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है। समझ में आ गई ना भाई? तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, KH का मान बढ़ेगा। KH का मान बढ़ा तो जेटा गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी विलेयता क्या होती है, कम होती है। किसके अंदर कम होगी, द्रव में जो गैस घुली हुई है उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। समझ में आ गई ना बात ये? तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस यही हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम क्या कहता है कि अपने पास जो द्रव में उपस्थित गैस की जो विलेयता होती है ना, वो अपने पास समानुपाती होती है उस गैस के आंशिक दाब की। तो ये आंशिक दाब हो गया, ये जेटा गैस हो गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो बराबर में कोई स्थिरांक लगेगा, वो मैंने KH लगा दिया। KH को क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। तो KH बराबर P बटा जेटा गैस हो गया। समझ में आ गई ना बात ये? ऐसे आप यहाँ पे ग्राफ बना दो P और जेटा गैस के मध्य, तो यहाँ से अपने पास KH बराबर P बटा जेटा गैस हो जाएगा। अब ध्यान में रखो आप कि KH का मान बढ़ने पे क्या हो जाएगी, विलेयता कम हो जाएगी गैस की द्रव के अंदर, और अगर KH का मान यहाँ पे कम किया तो विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, तापमान बढ़ाने पे KH का मान बढ़ता है और विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, गैस की द्रव के अंदर। इसी वजह से क्या होता है कि ठंडे पानी में अपने पास क्या होती है, मछलियाँ होती है ना, या फिर जो भी अपने पास जलीय जीव होते हैं वो ज़्यादा ये है कि कंफर्ट में रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा आरामदायी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने पे अपने पास क्या हो जाएगा, KH भी कम हो जाएगा। अब KH का मान कम पड़ गया तो विलेयता क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की पानी के अंदर बढ़ जाएगी, जिससे अपने पास वो जलीय जीव आरामदायी रहते हैं। तो ये अपने पास हो गया और ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।